दिस इज़ द वीडियो नंबर 11 ऑफ रे ऑप्टिक्स। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि आपके पास कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस था, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट जो है रेयर मीडियम में था, इमेज रियल बन रही थी, है ना। तो उस पर आपने देखा कि जो फार्मूला आया था वो उस फार्मूले को आपने डिस्कस किया कि म्यू टू अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर, ठीक है ना। यहाँ पर जो फार्मूला आपका म्यू में आर, म्यू वन, म्यू टू, यू, वी एंड आर में जो भी रिलेशन आने वाला है बिल्कुल सेम रिलेशन आएगा। रिलेशन में कोई डिफरेंसेस नहीं आएंगे आपको, ठीक है ना। जो रियल इमेज वाले में फार्मूला मिला था वही फार्मूला आपको यहाँ भी मिलेगा। और मैंने आपसे बोला था जब भी फार्मूले को पॉइंट आउट करो तो जिस मीडियम में रिफ्रैक्शन होता है उसको लिखोगे पहले म्यू टू अपॉन वी, है ना। जिस मीडियम में रिफ्रैक्शन होता है उसको म्यू टू लिखोगे, ठीक है ना। ये हर एक डेरिवेशन में ऐसे ही करना है आपको, ठीक है। तो ये आपका पहला मीडियम है, आपका दूसरा मीडियम रिफ्रैक्शन कहाँ हो रहा है, म्यू टू में हो रहा है। म्यू वन से कहाँ हो रहा है, म्यू टू में। और इमेज वर्चुअल बन रही है कब, जब इस ऑब्जेक्ट को हम पोल के पास रख देंगे तो लाइट यहाँ से इंसिडेंट करेगी और यहाँ से रिफ्रैक्ट होगी इस तरीके से। ये जो रिफ्रैक्टेड लाइट जो है ये कभी भी क्या है, यहाँ से दो लाइट रे निकालते हैं हम लोग। एक लाइट रे बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकलती है तो पोल पे जाके गिरती है। आपको पता है कि पोल से जो रिफ्रैक्शन होगा वो लाइट डेविएट नहीं होगी क्योंकि नॉर्मल गिरी हुई है। अब वो लाइट विदाउट रिफ्रैक्ट हुए दूसरे मीडियम में चली जाएगी। दूसरी लाइट रे हमने इस तरीके से यहाँ गिराया। अब अगर ओ पी के बहुत पास होगा तो लाइट इंसिडेंट करेगी, यहाँ से रिफ्रैक्ट तो करेगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, लेकिन इस तरीके से निकलेगी कि ये इंसिडेंट लाइट और ये इंसिडेंट लाइट, ये दो लाइट रे कहीं पर क्या है, सॉरी ये रिफ्रैक्टेड लाइट और ये रिफ्रैक्टेड लाइट। जो रिफ्रैक्टेड लाइट है वो राइट साइड में कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। और अगर इनको हम पीछे की तरफ क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पर कट करती हुई दिखाई पड़ेंगी। इसका ये मतलब हुआ कि आपकी जो इमेज है वो वर्चुअल बन गई है क्योंकि हमने पीछे की तरफ एक्सटेंड किया तब जाकर के इंटरसेक्शन हुआ। और रिफ्रैक्टेड रे जहाँ पर इंटरसेक्ट करती है वहीं पर इमेज बनती है, मैं ऐसा आपको बता चुका हूँ। और ये तभी होगा जब ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, पोल के नज़दीक होगा। तो हमने पॉइंट आउट किया, यहाँ पर आपको रीड कर लेना आप लोग। और प्रोसेस बिल्कुल सेम है जैसे आपने पहले में किया था वैसे इसमें भी करोगे। पहले पे क्या करोगे, जो सरफेस है पहले लगाओगे स्नेल्स लॉ, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट द इंटरफेस ऑफ टू मीडिया एट पॉइंट ए। क्या है बेटा जी, तो आपने कहा कि म्यू वन साइन आई, ये एंगल आई बनाना, ये आपका नॉर्मल है ना जो सेंटर ऑफ जाएगा कर्वेचर से, ये इंसिडेंट रे है, ये एंगल आई है, ये एंगल आर का आर है। तो म्यू वन साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू साइन आर। सिंस आई और आर बहुत छोटा है इसलिए साइन आई को हम आई लिख सकते हैं और साइन आर को आर लिख सकते हैं। तो ये पहला इक्वेशन आपने बना लिया। अब आपको आई और आर को कैलकुलेट करके यहाँ पर रख देना है, आंसर मिल जाएगा आपको जैसा पहले में किया था आप लोगों ने। तो कैसे निकालेंगे देखो, अब अगर एंगल ए ओ सी की बात करो, ठीक है ना, ये तो इस एंगल के लिए ये जो आई आपका है ये पूरा का पूरा, दिस एंगल इज नोन एज एक्सटीरियर एंगल फॉर द एंगल क्या है ए ओ सी के लिए ये। तो अल्फ़ा प्लस गामा इज इक्वल टू आई होगा, अल्फ़ा प्लस गामा इज इक्वल टू आई। तो अल्फ़ा प्लस गामा इज इक्वल टू आई आपने पॉइंट आउट कर दिया, ठीक है ना। अब दूसरे ट्रायंगल में देखो, आई ए सी, ये पूरा का पूरा ट्रायंगल देखते हैं ये वाला। तो ये ट्रायंगल आप देखोगे पूरा का पूरा, तो ये बीटा है, ये गामा है और ये बनेगा तुम्हारा एक्सटीरियर की। ये लाइन गई ना ऐसे, ये लाइन गई है ऐसे। तो ये जो ट्रायंगल आप देखोगे इस ट्रायंगल देखो, इन दोनों ये ट्रायंगल में ये आपका बीटा है, ये एंगल बीटा है, ये बनेगा आपका एक्सटीरियर एंगल। तो आर इज इक्वल टू क्या होगा, बीटा प्लस गामा। तो बीटा प्लस गामा, तो जहाँ पर आई है वहाँ पर अल्फ़ा प्लस गामा रखोगे, जहाँ पर आर है वहाँ पर बीटा प्लस गामा रख दोगे, ठीक है बेटा जी। और अल्फ़ा अगर बहुत छोटा है तो अल्फ़ा को टेन अल्फ़ा लिखोगे, गामा को टेन गामा लिखोगे और बीटा को टेन बीटा लिखोगे और गामा को टेन गामा लिखोगे, ठीक है ना।
क्योंकि अल्फ़ा बहुत छोटा है, तो जो एंगल गामा है उसको हम tan गामा या tan अल्फ़ा tan बीटा लिख सकते हैं tan के फॉर्म पे, ठीक है ना। ये मैंने आपको पहले भी हम आपको बता चुके हैं। अब बस यहाँ से देखो, अब अगर हम बात करें कि tan अल्फ़ा, तो ट्रायंगल कौन सा लिया, अल्फ़ा वाला ट्रायंगल लेंगे, ये राइट एंगल AON, ये ट्रायंगल, तो tan अल्फ़ा क्या होगा, AN/NO होगा, क्योंकि n एपर्चर बहुत छोटा है तो n p के पास होगा, तो NO को आप PO लिख सकते हो, AN/NO अप्रॉक्सीमेटली AN/PO। वैसे बीटा कहाँ पर, बीटा के लिए बनाओ परपेंडिकुलर ट्रायंगल, ये ट्रायंगल कैसा है, परपेंडिकुलर है, जिसमें AN को हम लोग पॉइंट आउट करेंगे, तो AN/NI होगा, तो NI को हम PI लिख सकते हैं, तो हमने NI को हमने AN/PI लिख लिया, ठीक है ना। ऐसे गामा को हम देख लेते हैं, ये आपका ANC में गामा आपका ये बनेगा, गामा के लिए क्या होगा, AN/NC होगा, NC को हम लोग PC लिख सकते हैं, यहाँ पर हमने पॉइंट आउट कर दिया। और आपका जो V होगा वो नेगेटिव में होगा, यहाँ देख लो पोल से कहाँ लेफ्ट में है, इंसिडेंट रे इधर जगह जा रही है, इधर आपका पॉजिटिव होगा, तो V आपका नेगेटिव में होगा, U भी आपका नेगेटिव में होगा, R आपका पॉजिटिव में होगा। तो ये सब वैल्यू आप यहाँ पर देखो, हमने सब इसको यहाँ पर tan अल्फ़ा tan गामा, यहाँ से देखो इस रिलेशन में बीटा गामा जो tan आया हुआ ना, tan, ये tan अल्फ़ा सबकी वैल्यू यहाँ पुट किया, AN से AN पूरा कट गया आपका, तो नीचे क्या बचा आपका μ1/PO, μ1/PC इज इक्वल टू μ2/PI प्लस μ2, इसको हमने रीअरेंज किया, इसको जो करते हो यहाँ छोड़ दिया, इसको PI को इधर लेके आया, इसको इधर लेके गए हम, तो आप देखोगे PC बराबर है, LCM लोगे तो क्या आ जाएगा आपका, देखो इधर आपका μ2/PC माइनस μ1/PC आ जाएगा, यहाँ μ1/PO माइनस μ2/PI। अब कार्टेशियन साइन कन्वेंशन रखोगे तो हमने बताया PO कितना आएगा, -U के बराबर आएगा, यहाँ से देख सकते हो, ये आपका -U है, PI किसके बराबर आ रहा है डायग्राम से, -V के बराबर आएगा, और PC जो आपका आएगा, P और C ये तो पॉजिटिव आ रहा आएगा, सॉरी ये आपका पॉजिटिव आएगा, ठीक है ना। तो अब सारी वैल्यू पुट कर दो, ये भी माइनस में आया, ये भी माइनस में आया, सबको हमने यहाँ रख दिया, μ2 माइनस μ1 PC बराबर R प्लस में रख दिया, कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है। फिर आप आगे बढ़े तो क्या दिखा आपने, इसको हो जाएगा माइनस हो जाएगा प्लस μ2/V माइनस μ1/U इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/R। ये जो इक्वेशन आप देख रहे हो, यही रिलेशन पहले भी आया हुआ था, ठीक है ना। तो इमेज रियल हो या वर्चुअल हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है फॉर्मूले में। ऑब्जेक्ट अगर आपका रेयर में रखा हुआ है और डेंसर में रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो जिस मीडियम में रिफ्रैक्शन होता है वो क्या है, μ2/V के साथ आता है, μ2/V, है ना। रिफ्रैक्शन किस में हुआ, डेंसर में हुआ, μ2 में हुआ, तो μ2/V लिख दिया। तो जिसमें फार्मूला बिल्कुल सेम रहेगा, सब कुछ बिल्कुल सेम रहेंगे, बस जिसमें रिफ्रैक्शन होगा जिस मीडियम में, उसको यहाँ पर पॉइंट आउट कर दोगे। तो अभी रिफ्रैक्शन कहाँ हो रहा है, चाहे पहली केस ली आपने रियल वाले की केस ली, चाहे वर्चुअल वाले की केस ली, दोनों केस में जो है अभी रिफ्रैक्शन आपका μ2 में हो रहा है। किस में हो रहा है बेटा जी, μ2 में हो रहा है। पहले वाले में μ2 था, यहाँ भी μ2 आपका है, इसलिए फार्मूला दोनों का सेम आया। इसमें देयर इज़ नो नीड कि आप डरो, बिल्कुल सेम फार्मूला आया। डेरिवेशन मैंने इसलिए दिया क्योंकि ये बार बार आपसे डेरिवेशन पूछा गया है, वर्चुअल के लिए, रियल के लिए, तो आप उसको डिस्कस कर लिए, ठीक है ना। तो अब जो कन्वेक्स का एक केस ये था कि जब ऑब्जेक्ट आपका कहाँ पर है, रेयरर में है, इमेज कहाँ बन रही है, और अच्छा आपका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट आपका रेयरर में रखा हुआ है, तो इमेज क्या होगी, दो इमेज बनेगी, एक रियल बनेगी, एक वर्चुअल बनेगी। तो रियल वाले का फॉर्मूला, वर्चुअल वाले का फॉर्मूला, दोनों का सेम आ गया। जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ था, डेंसर मीडियम में रखा हुआ था, ठीक है ना। तो डेंसर मीडियम में रख के हमने दो केस को डील कर दिया। अब अगर ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रख दिया, इस मीडियम में रख दिया, रेयरर में, डेंसर में रख दिया, ऑब्जेक्ट केप्ट इन डेंसर मीडियम, तो डेंसर में रख दिया, तो रिफ्रैक्शन कहाँ होगा बेटा जी, रिफ्रैक्शन आपका रेयरर में होगा। सिंपल सी बात है, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ रखा होगा तो रिफ्रैक्शन यहाँ होगा। तो फॉर्मूले में सिर्फ मतलब क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा μ1/V और μ2/U। यहाँ क्या आ जाएगा, μ1 आया। क्यों μ1 आएगा बेटा जी, यहाँ पर क्यों आएगा μ1 इसलिए आएगा कि रिफ्रैक्शन किस में हो रहा है, अब रेयरर में हो रहा है। तो वो भी देख लेते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट केप्ट इन डेंसर मीडियम, है ना, और स्फेरिकल सरफेस आपका वही रहेगा जो हमने लिया है कन्वेक्स, ठीक है ना।
ये देखिए सी में हमने क्या किया है, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें देयर इज नो नीड कि आप डरो। क्या है बेटा जी, देखो व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज इन डेंसर मीडियम, अब ऑब्जेक्ट रेयर में ना आ करके म्यू1 में ना होकर म्यू चला गया, ऑब्जेक्ट को आपने यहाँ रख लिया। अब यहाँ से लाइट इंसिडेंट करेगी, है ना, और इस पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करोगे, किससे सेंटर ऑफ करो, ये नॉर्मल ड्रॉ करोगे, तो यहाँ पर लाइट गिरने के बाद क्या होगी, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल कि टूवर्ड्स द नॉर्मल, कहोगे सर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि ये आपका रेयर मीडियम है, तो लाइट ऐसे बेंड हो जाएगी। तो यहाँ से दो लाइट ने निकाला आपने, एक लाइट रे ऐसे निकाला, ऐसे लाइट बेंड हो गई, एक लाइट ने बिल्कुल गिराया अपने पोल पर, वो बिल्कुल दूसरे मीडियम में चली गई, है ना। तो दो रिफ्रैक्टेड लाइट जहाँ पर क्या करेंगे आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, वहीं पर आपकी क्या होगी, ये इमेज बन जाएगी यहाँ पर। तो यहाँ पर आपके पास वर्चुअल इमेज बनी। ठीक है बेटा जी, कहाँ रखा है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखो, यहाँ पर हमेशा जो है कहीं पर भी आप रखो ऑब्जेक्ट को, वर्चुअल इमेज ही आपको बनती दिखाई पड़ेगी। इसमें एक ही केस आपको डील करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या बना आपको, यहाँ पर आपको इमेज बन गई, क्या वर्चुअल इमेज बन गई, ठीक है ना। और सारी प्रोसेस बिल्कुल सेम है, आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, है ना, आपने इस पॉइंट पे क्या लगाना है, स्नेल सा लगाना है। देखो ये इंसिडेंट लाइट है और ये क्या है बोलो, ये नॉर्मल है। तो इंसिडेंट लाइट नॉर्मल से कितना एंगल बना रही है, आई बना रही है, और यहाँ कितना रिफ्रैक्टेड कितना बना रही है, आर बना रही है। तो फार्मूला क्या होगा, म्यू टू साइन आई इज इक्वल टू म्यू1 साइन आर। तो म्यू2 साइन आई इज इक्वल टू म्यू1 साइन आर, आई आर बहुत छोटा है इसलिए म्यू2 इंटू आई इज इक्वल टू म्यू1 इंटू आर कर लिया आप लोगों ने। ठीक है बेटा जी, आई थिंक मेरी बात समझ में आ गई बात। फिर बस आप आई और आर की निकालो, वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा आपका। तो अब ए ओ सी इस ट्रायंगल में देखो, तो ये आई प्लस गामा इज इक्वल टू अल्फा होगा। देखो इन दोनों का सम करोगे, अगर ये ट्रायंगल लोगे तो ये आपका होगा एक्सटीरियर एंगल। तो आई प्लस गामा इज इक्वल टू अल्फा होगा, तो आई प्लस गामा इज इक्वल टू अल्फा होगा, तो आई इज इक्वल टू क्या होगा, गामा माइनस सॉरी आई इज इक्वल टू क्या होगा, अल्फा माइनस गामा होगा। ठीक है बेटा जी, तो बेटा यहाँ पर आपने आई इज इक्वल टू क्या कर लिया, अल्फा माइनस गामा कर लिया। वैसे बीटा निकाल लो आप लोग। ए सी आई में ट्रायंगल क्या है तुम्हारा, ए सी आई, ये वाला ट्रायंगल, इस वाले ट्रायंगल के देखो क्या है, अगर आपने ए लिया, सी लिया और आपने आई लिया, है ना, ये तो बेटा देखो ए सी आई में जो है ये बीटा आपका बनेगा एक्सटीरियर एंगल, और ये एंगल और देखिए ये एंगल, ये पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला पूरा का पूरा एंगल ये, और ये पूरा का पूरा एंगल आर है, क्योंकि ऊपर वाला आर है तो ये भी आर होगा। तो आर प्लस गामा इज इक्वल टू बीटा आएगा, क्योंकि इस वाले ट्रायंगल के लिए जो है बीटा क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल होगा, है ना। तो गामा प्लस आर इज इक्वल टू क्या आएगा, बीटा आ जाएगा। तो बीटा इक्वल टू क्या आ गया, आर प्लस गामा आ गया, तो आर इक्वल टू क्या आ गया, बीटा माइनस गामा आ गया। ठीक है ना, इसको आपने पॉइंट आउट कर लिया। फिर ये सारी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिया, अल्फा माइनस गामा इज इक्वल टू बीटा माइनस गामा। फिर आप अल्फा, सिंस अल्फा बीटा गामा आर वेरी स्मॉल, टेन अल्फा टेन गामा टेन बीटा टेन गामा, क्योंकि आप अल्फा बीटा गामा को टेन में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है बेटा, बस अब यहाँ से क्या है, फ्रॉम द फिगर वही आप ट्रायंगल लोगे, अल्फा वाला लेना है ले लो, ए एन ओ ले गई, है ना, ए एन ओ या ए ओ एन, टेन अल्फा क्या आ गया, ए एन अपॉन एन ओ आएगा। एन ओ का मतलब पी ओ लिख सकते हो। ऐसे ए ओ सी में क्या है, टेन गामा क्या आएगा, ए एन अपॉन पी सी, है ना, पूरा का पूरा गामा, ये आपका एन सी को पी सी लिख सकते हो, राइट एंगल ट्रायंगल है। वैसे ए एन आई में, ए एन आई ये आ रहा का ट्रायंगल आपका, इस ट्रायंगल में क्या एन, ए एन अपॉन एन आई और पी आई लिख सकते हो, तो आपने यहाँ लिख दिया इसको। सारी वैल्यू यहाँ पर पुट किया तो ए एन सब कट जाएगा। कटने के बाद क्या आपने रीअरेंज किया, तो म्यू टू अपॉन पी ओ, और यहाँ से पी वाई को ट्रांसफ़र कर लिया, म्यू वन अपॉन पी आई इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन पी सी, क्योंकि ट्रांसफ़र करके पी सी को एलसीएम ले करके ये पॉइंट आउट कर दिया। अब कार्टेशियन में देखो यू क्या होगा,
क्योंकि इंसिडेंट रे इधर है, इधर होगा पॉजिटिव, इधर होगा नेगेटिव, इधर होगा पॉजिटिव, इधर होगा नेगेटिव। तो यू क्या होगा, यू आपका नेगेटिव, वी आपका नेगेटिव, आर भी आपका नेगेटिव। लेफ्ट साइड में सब कुछ क्या होगा, सॉरी राइट साइड में सब कुछ नेगेटिव होगा, लेफ्ट में सब कुछ पॉजिटिव होगा। सारा का सारा कहाँ है, राइट साइड में ही है, क्योंकि जिधर इंसिडेंट रे जाती है उधर हम पॉजिटिव लेते हैं। देखो तीनों तीनों किस में आ गए, पॉजिटिव आ गए। सारी वैल्यू यहाँ पर पुट किया आपने, देखो आ गया ना, μ1/v माइनस μ2/v, μ1 ये u होगा, सॉरी इसको आप u करो यहाँ पर, ठीक है। अब μ1 माइनस μ2/r होगा। ये फार्मूला आप देख रहे हो ना, मैंने आपसे बार बार बोला है कि सारा रेडिएशन एक होगा, जिस मीडियम में रिफ्रैक्शन होगा उसको यहाँ रखते हैं, इसके बाद जो बचा हुआ है इसको यहाँ रखते हैं, और वैसे यहाँ भी करेंगे। जिसमें रिफ्रैक्शन होगा उसको पहले लिखेंगे, और जिसमें से लाइट आ रही है उसको बाद में लिखेंगे, μ1 माइनस μ2। आई थिंक मेरी बात समझ पाए, क्योंकि इस टाइम पर क्या है, ऑब्जेक्ट आपका कहाँ रखा है, डेंसर मीडियम में। रिफ्रैक्शन किस में हो रहा है, रेयर मीडियम में हो रहा है। जिसमें रिफ्रैक्शन होगा उसी में से माइनस करते हैं, μ1 माइनस μ2/r रखते हैं, और यहाँ भी ख्याल रखते हैं कि इसमें रिफ्रैक्शन हो रहा है, ठीक है ना। तो फार्मूला बिल्कुल सेम आया, लेकिन बस डिफरेंस क्या आया, डिफरेंस ये आया, दोनों फार्मूला डिफरेंसेस क्या था कि वो जो मैंने डिस्कस किया था कि जब ऑब्जेक्ट आपका रेयरर में था और डेंसर में रिफ्रैक्शन हो रहा था, जब ऑब्जेक्ट आपका रेयरर में था और डेंसर में रिफ्रैक्शन हो रहा था, तब बस यहाँ पर μ2 आया था, क्योंकि जिसमें होता है रिफ्रैक्शन उसको यहाँ लिखते हैं। अब यहाँ पर μ1 आया था, यहाँ पर μ2 आया था, यहाँ पर μ1 आया था। अब इस वाले केस में क्या था, रिफ्रैक्शन आपका रेयरर मीडियम में हो रहा था, तो जिसमें रिफ्रैक्शन हो रहा है उसको हम यहाँ लिखते हैं μ1, और जहाँ से लाइट आ रही है उसको यहाँ लिखते हैं, फिर μ1 माइनस μ2/r लिखते हैं। ये चीज़ आपको याद रहेगी, तो दोनों में आप फार्मूले को याद करना आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है बेटा जी। अब यहाँ पर केसेस हमने डील किए हैं, सब कुछ सेम है कि भाई देखिए फार्मूला क्या है, μ2/v माइनस μ1/u, μ2 माइनस देख रहे हैं, है ना। ये मैं, और ये तो आप कर चुके हो, ठीक है ना। और ये भी आपने वर्चुअल रियल और वर्चुअल वाले केस में डिस्कस किया था, इसको भी पॉइंट आउट कर चुके हो। अब इसमें जो ये वाला पॉइंट, ये वाला जो टर्म है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि μ2 माइनस μ1/r, या तो जो आता है आपका क्या है, μ1 माइनस μ2/r आता है ना, तो इस केस में आपका आया है ये टर्म। इस टर्म को क्या बोलते हैं कि द फैक्टर μ2 माइनस μ1/r इज कॉल्ड द पावर ऑफ द स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। पावर, इसको अगर कभी पूछे कि व्हाट इज द पावर ऑफ रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, तो आप क्या निकाल लो, μ2 माइनस μ1/r निकाल लोगे तो आपको पावर निकल जाएगा, और ये देता है इट गिव्स द मेजर ऑफ द डिग्री टू विच द रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस कैन कन्वर्ज और डाइवर्ज द लाइट रे पासिंग थ्रू इट। ये क्या बताता है कि जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है या तो कन्वर्ज करेगा तो डाइवर्ज करेगा, तो कितना ज़्यादा इफेक्टिव है कन्वर्ज करने के लिए। जैसे मतलब देखिए, अब यहाँ से लाइट रे गई, यहाँ पर पड़ी, ये डाइवर्ज हुई ना, ये क्या हुई, डाइवर्ज हुई, और ये मीडियम जितना ज़्यादा डेंसर होगा उतना अधिक डाइवर्ज होगी, क्योंकि ये तो आपका एयर है ना, आपका ये आपका एयर मान लो, ये आपका ग्लास आपका है, ठीक है ना। जितना दोनों में दोनों मीडियम जितना डिफरेंस होगा उतना ही क्या है, इन दोनों मीडियम में जितना अधिक डिफरेंस होगा उतना ही डाइवर्जेंसी आएगी, नहीं आएगी, है ना। वैसे पहले वाले केस में कन्वर्ज हो रहा था, यहाँ पर डाइवर्ज हो रहा था। तो सरफेस पर लाइट या तो क्या होगी, गिरने के बाद लाइट या तो डाइवर्ज होगी या तो कन्वर्ज होगी, है ना। डाइवर्जेंसी और कन्वर्जेंसी कितना पावरफुल है वो डिपेंड करेगा कि दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कितना डिफरेंस, ठीक है ना। जैसे आपने कहा कि हमने एयर लिया है और ग्लास लिया है, तो पावर फैक्टर हमने निकाल लिया एयर और ग्लास का, और एयर और वाटर का भी निकाल लिया पावर फैक्टर, μ2 माइनस μ1/r लिख करके निकाल लिया। तो किसका पावर फैक्टर ज़्यादा होगा, तो कहोगे सर ग्लास और एयर का होगा, क्योंकि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वाटर से ज़्यादा है, तो ग्लास का और एयर का जो डिफरेंस होगा रिफ्रैक्टिव इंडिसेस का वो ज़्यादा होगा, और वाटर और एयर का कम होगा। तो दोनों मीडियम में जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करो और दोनों का डिफरेंस क्या है, ज़्यादा हो, तो पावर फैक्टर भी ज़्यादा होगा। उस तरीके से हम यहाँ पर इसे कैलकुलेट करते हैं। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए। तो इस तरीके से आपने देखा कि अगर हमारे पास कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है तो कितने केसेस बनेंगे, कौन कौन से फॉर्मूले बन सकते हैं, उनको हमने डील कर लिया है, ठीक है ना। अब क्या है, अब हम जो हमारा रिफ्रैक्टिंग सरफेस होगा वो कन्वेक्स ना होकर के कॉनकेव होगा।
कॉनकेव समझ रहे हो आप लोग, ऐसे ये आपका कॉनकेव है ना बेटा जी? ठीक है, कोई प्रॉब्लम की बात तो नहीं है ना? हाँ, तो अगर ये कॉनकेव है तो देखो क्या होगा। तो आपने क्या किया है, आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है बोलो? डेंसर रेयर मीडियम में। ये आपका म्यू1 है, ये आपका म्यू2 है, और ये आपका रेयर है, आपका डेंसर है। तो ऑब्जेक्ट आपका कहाँ रखा हुआ है? डेंसर में। मैंने यहाँ पर पॉइंट आउट कर दिया, आप इसको रीड कर लेना। सारी बिल्कुल जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वही बात है बिल्कुल। तो लाइट यहाँ से जाएगी, मान लो इसमें आपकी देखो वर्चुअल इमेज बन रही है, लाइट यहाँ से जाएगी, इस पर पड़ेगी, रिफ्रैक्ट होगी। रिफ्रैक्ट होगी तो क्या करोगे इसको? रिफ्रैक्ट होगी तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी? देखो यहाँ पर इसकी इमेज बन जाएगी आई, ठीक है ना? तो अब देखिए ये इमेज आपकी वर्चुअल होगी, है ना? और इंसिडेंट लाइट कहाँ पर? राइट साइड में है, और इधर लेफ्ट साइड में आपका राइट साइड में इंसिडेंट रहे तो इधर से पॉजिटिव हो, इधर से आपका नेगेटिव सब होगा। बस आप निकाल सकते हो कैसे? स्नेल्स लॉ अप्लाई कर दो। म्यू1 देखो ये आपका एंगल आई है, ये आपका एंगल आर है, तो म्यू1 साइन आई इज इक्वल टू म्यू2 साइन आर, और आई और आर बहुत छोटा है तो म्यू1 आई इज इक्वल टू म्यू2 आर कर लोगे, है ना? इसके बाद ट्रायंगल लगा लोगे, जैसे ट्रायंगल ए ओ सी जो करते हो, ए ओ सी, ये गामा है, ये आई है और ये अल्फा है, तो आई प्लस गामा इज इक्वल टू अल्फा होगा। तो आई इज इक्वल टू क्या होगा? अल्फा माइनस गामा होगा, इसको रख लोगे। और ए आई सी देखो, ए आई सी इस ट्रायंगल में क्या है? ए आई सी, ये जो ट्रायंगल है ए आई सी में बीटा क्या होगा बेटा जी? ये आपका बीटा ना, आपका ये आपका बीटा है। तो आप बताओ ये वाला जो एंगल होगा तुम्हारा, ये वाला एंगल मैं बताता हूँ आपका, ये एंगल कितना होगा? ये एंगल वास्तव में आर के बराबर होगा, क्योंकि ये वाला एंगल देखिए आपका ऑल्टरनेट दोनों है, तो आर के बराबर होगा। तो गामा प्लस आर इज इक्वल टू बीटा, गामा प्लस आर इक्वल टू बीटा कर लिया, है ना? इसके बाद क्या है, इक्वेशन में रख दिया, तो आपका अल्फा माइनस म्यू1 ब्रैकेट इन ब्रैकेट अल्फा माइनस गामा इज इक्वल टू म्यू2 बीटा माइनस गामा कर लिया, है ना? अब अल्फा बीटा गामा और वेरी स्मॉल, तो आपने क्या कर दिया? म्यू टेन अल्फा माइनस टेन गामा कर लिया, टेन बीटा माइनस टेन गामा कर लिया। फिगर से आपने क्या, टेन अल्फा की निकाल ली वैल्यू, टेन बीटा की निकाल ली वैल्यू, और टेन गामा की निकाल ली वैल्यू। इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दिया, देखो ए एन सब कट जाएगा, क्या आ जाएगा आपका? म्यू1 अपॉन पी यू आ जाएगा, प्लस म्यू2 अपॉन पी आई आ जाएगा, इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन पी सी आ जाएगा। रीअरेंज करोगे तो जैसे आप करते आए हो, सारा प्रोसेस बिल्कुल एक ही है। अब फ्रॉम न्यूटन कार्टेशियन साइन कन्वेंशन से क्या है? पी ओ इक्वल टू, देखो सब माइनस में आएगा, ये भी आएगा, यू भी आएगा माइनस में, वी भी आएगा माइनस में, और आर भी आपका माइनस में, क्योंकि इंसिडेंट लाइट कहाँ जा रही है? राइट साइड जा रही है। देयरफॉर सारी वैल्यू पुट करोगे, पुट करते क्या आ जाएगा का? म्यू2 अपॉन वी माइनस म्यू1 अपॉन वी इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन। सेम फार्मूला आया। रिफ्रैक्शन किस में हो रहा है? देखो रिफ्रैक्शन डेंसर में हो रहा है, तो रिफ्रैक्शन में अगर डेंसर में होगा तो म्यू2 अपॉन वी होगा, क्या होगा? म्यू2 अपॉन वी होगा माइनस म्यू1 अपॉन यू इक्वल टू म्यू2 माइनस। सेम फार्मूला आया। तो चाहे कन्वेक्स हो, स्फेरिकल सरफेस हो, चाहे कनकेव हो, सबके लिए एक कॉन्सेप्ट याद रखो, जिसमें रिफ्रैक्शन हो रहा है जिस मीडियम में, उसमें क्या होगा? पहले आपका आएगा, जिसमें रिफ्रैक्शन हो रहा है वो पहले आएगा, और उसी में से यहाँ माइनस भी होगा। तो म्यू2 अपॉन वी इज इक्वल माइनस म्यू1 अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन आर। ये आपका, आप किसके लिए आ गया? आपका जब कहाँ रखा ऑब्जेक्ट? आपका डेंसर में रखा हुआ है, ठीक है ना? अब इसी ऑब्जेक्ट को रेयर में रख दोगे, सॉरी ऑब्जेक्ट आपका रखा हुआ है रेयर में, सॉरी आपका ऑब्जेक्ट इस टाइम पर रखा हुआ है रेयर मीडियम में। अब इसको उठा के डेंसर में रख दोगे, तो डेंसर में रखोगे तो रिफ्रैक्शन किस में होने लगेगा? रेयर में। डेंसर में अगर ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो रिफ्रैक्शन कहाँ आ जाएगा? रेयर में। और सेम फार्मूला बस यहाँ पर म्यू1 आ जाएगा, म्यू1 अपॉन वी माइनस म्यू2 अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू1 माइनस म्यू2 अपॉन आर, जैसा आपने वहाँ निकाला था। यहाँ पर लिखा हुआ है, इन द केस ऑफ द ऑब्जेक्ट सिचुएटेड in the denser medium, so that the incident ray travel in the denser medium and the refracted ray travel in the rarer medium, then the relation between u v r mu1 mu2 can be obtained by the interchanging, क्या है? mu1 mu2 को इंटरचेंज करके निकाल लेंगे हम। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए। तो ये रिलेशन बस आपको इस फैक्ट को क्लियर करना है कि अगर स्फेरिकल सर्फेसेस से लाइट जो है रिफ्रैक्ट हो रही है,
तो जो रिफ्रैक्टिव इंडिसेस हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इनका जो रिलेशन है वो कैसे बनेगा, इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है ना। तो जितनी भी केसेस थी मैंने उसको डील कर लिया, और साथ में मैंने आपसे कहा कि आप इन चीज़ों को भी ध्यान दो। जैसे प्रॉब्लम मैंने एक आपको दिया होगा, इस प्रॉब्लम को रीड करो, पढ़ो, और इसका सलूशन भी यहाँ दिया हुआ है। अगर आपको लगेगा कि सर नहीं ये हम नहीं कर पा रहे हैं, इसकी मीनिंग बिल्कुल सिंपल सी बात है, यहाँ डायग्राम बना लोगे तो आपको U1 मिल जाएगा, U2 मिल जाएगा, सारे आप वैल्यू पुट करोगे, आंसर आ जाएगा। ये पावर फैक्टर भी यहाँ निकाल लोगे। यहाँ पर एक कंसेप्ट आया है डायोप्टर, तो पावर का ये क्या यूनिट है, मैं आगे करूँगा एक्सप्लेन जब पढ़ाऊँगा आपको लेंस तो क्या होता है डायोप्टर, तो वो आप डिस्कस कर सकते हो। ठीक है बेटा जी। तो आई थिंक इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। तो प्लीज़ अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा तो अगर दिक्कत होगी तो हमसे डिस्कस करना, ठीक है ना। और फिर मैं आगे अब आपको लेंसेज के बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर रोकता हूँ, क्योंकि जितना भी स्फेरिकल सरफेसेस से कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको दे दिया। ठीक है, थैंक यू बेटा।